हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग विज्ञान का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण टॉपिक पर विचार करेंगे। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानेंगे। इसका वीडियो मैं पहले एक दे चुका हूं जिसमें मेरा लेक्चर है। उसके बाद ये प्रैक्टिस है ना, जिसमें 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस किया जाएगा। तो जो भी मेरे पारा बंधुगण हैं, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। दूसरा है, जीव विज्ञान के जनक हैं। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया है। किनको कहा गया है? अरस्तु को। तीसरा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चौथा है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी है ना। जंतु विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। मैंने वो जो लेक्चर वाला वीडियो दिया है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से बताया गया था। ठीक है, तो हम अभी देख रहे हैं कि अरस्तु जी जो थे वो जीव विज्ञान के जनक हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं और चिकित्सा शास्त्र के जनक किनको कहा गया है? हिप्पोक्रेटस को। एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें से ज़रूर आएगा, इसलिए आप सबों से आग्रह है कि इसको ठीक ढंग से याद कर लें, दिमाग में बैठा लें। छठा सवाल है, द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? तो द्विनाम पद्धति जो है कैरोलस लिनियस ने, ठीक है, इन्होंने द्विनाम पद्धति, जिसमें से एक सामान्य नाम होता है और दूसरा वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम की जो शुरुआत किया गया है, यानी द्विनाम पद्धति की जो शुरुआत की गई है वो लिनियस द्वारा की गई है। सातवां सवाल है, वार्गिकी का पिता कहा जाता है? तो वार्गिकी का पिता भी लिनियस को ही कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से, यानी झाड़ियों का अध्ययन जिस विज्ञान से किया जाता है उसको डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मिट्टी का, भूमि का, ठीक है। पेडोलॉजी में मिट्टी का या भूमि का अध्ययन किया जाता है। 10वां सवाल है। 11वां नंबर हम लोग देखते हैं कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। देखिए, सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? तो वन के विकास का। याद कर लीजिएगा, सिल्वीकल्चर में वन के विकास का अध्ययन किया जाता है। 12 नंबर, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक संबंधित, है ना, और विभिन्नता उसका अलग अलग जो उसकी प्रकृति है ना, अलग अलग टाइप्स है, तो उन सब के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। क्या कहा गया है? आनुवांशिकी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। सब याद कर लेंगे, फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है ना। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
वार्षिक वलय, जैसे कोई भी जो पेड़ होता है उसको उसके वलय के आधार पर, यानी वो कितना मोटा है उसके आधार पर जो है उसका आयु वगैरह नापा जाता है। तो वार्षिक वलयों का अध्ययन जो होता है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी से किया जाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। 16वां नंबर है, एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सो जीव विज्ञान में जो है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन, यानी हमारे पृथ्वी के छोड़ कर के बाकी जो ग्रहों में या अंतरिक्ष में जो जीवन है या नहीं भी है, ये उसके बारे में वैज्ञानिक लोग जानकारी जुटाते हैं। तो उसके अध्ययन को कहा जाता है एक्सो जीव विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है उसको अंतरिक्ष में जीवन है या नहीं है उस पर विचार किया जाता है। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो सिस्टेमा नेचर जो है ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस। 18 नंबर है, पुष्पी पादपों को रखा जाता है, पुष्पी पादपों को फेनरोगैम्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? फेनरोगैम्स में। 19 नंबर देखते हैं, अपुष्पी पादपों को रखा गया है, अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में। देखिए इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो फूल वाले पौधे हैं उनको फेनरोगैम्स में, और बिना फूल वाले जो पौधे हैं उसको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। 20वां नंबर है, वर्गीकरण की आधारित इकाई है ना, स्पीसीज, यानी स्पीसीज के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण की जो आधारित इकाई है उसको क्या बोलते हैं? स्पीसीज। इसको याद कर लेंगे। 21वां नंबर, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की है? तो एटॉन वॉन लीवेनहॉक इनका पूरा नाम है, एटॉन वॉन लीवेनहॉक। तो इसको याद कर लेंगे, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। 22वां नंबर है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति होती है छड़ रूपी। हालांकि विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं, तो आपको गोल गोल आकृति का भी जीवाणु मिलेगा, छड़ आकृति का, लेकिन प्रायः जो मिलते हैं वो छड़ आकृति के होते हैं। ठीक है, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है ना, अनुपस्थित होता है माने जिसमें केंद्रक जो है न्यूक्लियर का अनुपस्थिति होता है, एब्सेंस होता है, उसमें न्यूक्लियर होता ही नहीं है। किसमें? तो जीवाणुओं में। जीवाणुओं में जो है जीवाणु की जो कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियर नहीं होता है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एशेरिचिया कोलाई। देखिए मनुष्य के आंत में जो है एक जीवाणु जो पचाने में सहायता भी करता है, तो उसको बोलते हैं एशेरिचिया कोलाई। ठीक है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एशेरिचिया कोलाई कहलाता है। 25वां नंबर, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है? किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है भोजन की विषाक्तता? जैसे ज़्यादा देर तक भोजन रह जाएगा तो उसमें सेंट देने लगता है ना, और ज़्यादा दिन रहेगा तो उस खट्टापन आने लगता है, और ज़्यादा दिन रहेगा तो उसमें से जो है वो विषैला होने लगता है। तो किस जीवाणु के कारण? तो उसको क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, इस जीवाणु का क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसी के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं फूड पॉइजन। 26वां नंबर, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो दलहन। देखिए दलहन फसल चक्र में कहता है कि फसल चक्र जो विधि होती है, साल में अलग अलग हम लोग फसल जब लगाते हैं 3-3 महीना में, तो 3 फसल के बाद एक फसल दलहन लगाने के लिए बोलता है, ताकि वहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सके। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखिए यहाँ पे सवाल आता है, राइजोबियम जीवाणु जो है उसमें बहुत भूमिका निभाता है ना। वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके
उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है ज़मीन या मिट्टी का। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन जैविकरण में कौन सी फसल सहायक है? दलहन फसल। और दलहन फसलों की गांठ में राइजोबियम जीवाणु मिलता है। 27 नंबर है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। देखिए, इसी जीवाणु के कारण दूध जो है दही में बदल जाता है। 28वां सवाल, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? अभी तुरंत आया। दलहनी फसल में राइजोबियम नामक, दलहन फसल का जो गांठ होता है, नीचे जड़ का गांठ, उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ठीक है, वो मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, यानी वायुमंडल को नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बदल करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए फसल चक्र अपनाते हैं उस समय हम लोग प्रत्येक 3 फसलों के बाद एक दलहन फसल लगाना अनिवार्य होता है। 29 नंबर, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। अभी इससे पहले हमने बताया था कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक ने। याद रखेंगे, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक और विषाणु की खोज इवानोव्स्की। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग विशेषकर कुत्ता के काटने से होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि कुत्ते के दांत में रेबीज का कीटाणु रहता है, काट दिया तो रेबीज कीटाणु चला गया, जिससे हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। तो वो एक विषाणु होता है। तो चलिए, आज हम लोग जाने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के। इसी तरह प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सीरीज को लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे और याद करेंगे। इसी से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो पारा शिक्षक आकलन की परीक्षा हो, जेटेट की परीक्षा हो, या सीटेट में जो 6 to 8 में जिन्होंने मैथ और साइंस भरा है उनके लिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल में लगातार डेली प्रैक्टिस पे, और प्रैक्टिस जारी रहेगा हमेशा जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक, है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कृपया करके। इसे किसी दूसरे के पास शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो और लाभदायी हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।